डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हेवन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर आनंद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा स्वर्ग में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का थॉट है, जिंदगी मुश्किलों से भरी हुई है। जिंदगी मुश्किलों से भरी हुई है। हौसला हमें अपने अंदर भरना है। हौसला हमें अपने अंदर भरना है। मुश्किलें हर एक इंसान पे आती है। कोई निखर जाता है तो कोई बिखर जाता है। इसलिए कर्मों पे भरोसा रखिए, मेहनत पे अपने भरोसा रखिए। वर्क हार्ड, ड्रीम बिग। कड़ी मेहनत कीजिए और सपने बड़े देखिए। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, अपने लक्ष्यों के पीछे भागेंगे नहीं, तो आप सपने पूरे नहीं कर पाएंगे। तो सपनों के पीछे मेहनत करने होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा इतिहास के अति लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताऊंगा, जो कि आपका वीडियो नंबर 8 है। इससे पहले मैं आपको 7 वीडियो उपलब्ध करा चुका हूं, जो कि प्रत्येक वीडियो में आपका 5-5 प्रश्न है और ऐसे प्रश्न बताया हूं जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो चलिए जुड़ रहिए हमारे साथ और चलते हैं आज के प्रथम प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, बीमारू राज्य से आप क्या समझते हैं? या फिर आपको पूछेगा बीमारू राज्य कौन कौन से हैं, और यह आपका वस्तुनिष्ठ में ही पूछा हुआ कि इनमें से कौन बीमारू राज्य नहीं है। तो आप इसको विस्तार से देखिए। बीमारू राज्य का तात्पर्य यह है कि भारत का वह स्थान जहां बिजली, जल, संचार, परिवहन, स्वास्थ्य और शिक्षा का अभाव हो, वह स्थान बीमारू राज्य कहलाता है। अब समझिए इसको। बीमारू राज्य किसको बोलते हैं? जहां बिजली 24 घंटा यानी कि जरूरत के लायक उपलब्ध नहीं है, जहां जल की कमी है, जहां संचार व्यवस्था नहीं है, जहां परिवहन नहीं है। संचार यानी कि टेलीकॉम जैसे हुआ आपका कंप्यूटर, मोबाइल फोन्स, नेटवर्क, ये सब आपका संचार में आता है। परिवहन यानी कि आवागमन, अच्छे सड़क नहीं है, सामान लाने ले जाने का सुविधा नहीं है, अच्छी स्वास्थ्य नहीं है, और शिक्षा काफ़ी निम्न स्तर का है, उसे हम बीमारू राज्य कहते हैं। तो जहाँ इतना चीज़ें ये सब आपका पिछड़ा हुआ हो, वो बीमारू राज्य होगा। अब सरकार के अनुसार बीमारू राज्य कौन कौन सा अभी, तो वो देख लीजिए। बीमारू राज्य जैसे कि बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये सब बीमारू राज्य में आते हैं। ऐसे अब नया जब इस पर अपडेट होगा तो कुछ राज्य इसमें से हट जाएंगे, जो कि काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। देखते हैं गरीबी मिटाने की दौर में कौन कौन आगे, यह आपका हेडिंग है। तो इसमें हम सिर्फ ये देखेंगे कौन कौन सा गरीबी रेखा से नीचे आबादी है, पहले कितना था और अब कितना है। तो यहाँ देखिए डाटा आपका है, रेड वाला डाटा है 2004-05 का और ब्लू का डाटा है 11-12। तो कितना घटा है उसके बारे में देखते हैं। चलिए अब देखिए 2004-05 में उड़ीसा में 57.2% यानी लगभग 100 में 57 लोग जो हैं गरीबी रेखा से नीचे थे। अभी कितना है 11-12 में 32.6। बिहार में था लगभग 54 4-5 में, और देखिए लेटेस्ट 33.7। पश्चिम बंगाल में 34.2 था, 11-12 में कितना आया 20। उसी प्रकार उत्तर प्रदेश में 40.9 था यानी लगभग 41%, और 2011-12 में कितना पहुंच गया 29.4। इतना है आपका गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत। यह सब प्रश्न आपको वस्तुनिष्ठ में काफी काम आएंगे, सो एक बार डाटा देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हड़प्पा संस्कृति का विस्तार बताइए। यानी हड़प्पा संस्कृति कैसे कैसे फैला हुआ है इसके बारे में। या फिर आपसे यह भी पूछ सकता है हड़प्पा संस्कृति का वर्णन करें, इसका विवरण दे। चलिए देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति का विस्तार उत्तर में जम्मू से लेकर दक्षिणी में नर्मदा के तट तक है। कहाँ? उत्तर में जम्मू से लेकर दक्षिण में नर्मदा के तट तक। मकरान समुद्र तट से लेकर उत्तर में मेरठ तक था। यह संपूर्ण क्षेत्र 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। एक और प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है वस्तुनिष्ठ में, यह कैसा है? त्रिभुजाकार है। कैसा है? यह आपका त्रिभुजाकार है।
थोड़ा और विस्तार से इसको देखते हैं हड़प्पा के बारे में। हड़प्पा सभ्यता नगर में निर्माण एवं भवन निर्माण योजनाबद्ध नगरों एवं भवनों का निर्माण इस सभ्यता की सर्वश्रेष्ठ विशेषता थी। काफी नए तरीके से जो है उसमें हमें घर जो है बनाया गया था, भवन। सभी प्रमुख नगर जिनमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चान्होदरो, लोथल, कालीबंगा, ये सभी प्रमुख नगर घाटियों में से एक था। इन नगरों में सुरक्षा के लिए चारों ओर परकोटा दीवार बनाया गया था। तो ये एक प्रश्न मैंने आपको और बता दिया, किससे संबंधित है? हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है। यदि हड़प्पा के बारे में और भी प्रश्न आपको वर्णन करने के लिए बोले तो आप ये लिख सकते हैं, एक्स्ट्रा है आपका ये। नेक्स्ट, जैन धर्म के उपदेशों को लिखें। ये मैंने आपको पीछे के वीडियो में बताया है, लेकिन यह मैं आपको कुछ विस्तार से बताऊंगा। तो जैन धर्म के उपदेश, तो जैन धर्म के निम्नलिखित उपदेश हैं: अहिंसा, वेदों में विश्वास करना, आत्मा का अमृतत्व, सभी जीवों के प्रति दया की भावना रखना, यानी सभी में प्राण होते हैं उस पर अपना दया बनाए रखना। अब जैन धर्म के बारे में आपका पूछा गया है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन हुए, तो आप जानते हैं कि भगवान महावीर हुए। तो आपसे यह भी प्रश्न पूछ देता है कि प्रथम कौन थे, और यह भी पूछा गया है कि 23वें कौन थे, जो कि पार्श्वनाथ थे। तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभ देव, जिसका दूसरा नाम है आदिनाथ, दूसरा है आपका अजितनाथ, तीसरा संभव, चौथा अभिनंद, पांचवा धर्म, छठा पदप्रभ, सातवां सुपाश्रव, आठवां चंद्रप्रभ, नौवां पुष्पदंत, 10वां शीतल, 11वां श्रेयांश, 12वां वासुपूज्य, 13 विमल, 14 अनंत, 15 धर्म, 16 शांति, 17 कुंदु, 18 अरह, 19 मल्ली, 20 मुनि सुव्रत, 21 नेमी, 22 अनिष्टि नेमी, 23 पार्श्वनाथ, 24 महावीर। अब देखिए इतना याद करना जरूरी नहीं है, लेकिन आपके मन में हो कि कौन कौन है, इसलिए मैंने आपको पूरा बता दिया, ये याद कर लीजिए। 23वां नंबर कौन थे? पार्श्वनाथ। 24वां नंबर कौन थे? महावीर स्वामी। और फर्स्ट कौन थे? ऋषभ देव, जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। सूफीवाद से आप क्या समझते हैं? आंसर, सूफीवाद 19वीं शताब्दी में मुद्रित एक अंग्रेजी शब्द है। ये कौन सा शब्द है? ये आपका अंग्रेजी शब्द है, जिसका अर्थ विद्वानों के अनुसार अलग अलग है। इस्लाम ग्रंथों में इस शब्द का इस्तेमाल तसव्वुफ है। क्या है? तसव्वुफ। अंग्रेजी में सूफीवाद वहाँ से आया है, और इसी को हम इस्लाम धर्म में क्या कहते हैं? तसव्वुफ, जो कि 12वीं-13वीं शताब्दी में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती बाकायदा सूफीवाद के प्रचार प्रसार में जुट गए थे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, मुगल कालीन चित्रकला की क्या विशेषता थी? या फिर आपको ऐसे ही पूछ सकता है, जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला क्यों प्रसिद्ध थी? मुगल काल में चित्रकला का क्या चित्रांकन है? क्वेश्चन आपका कुछ भी हो, आंसर ये है, मुगल काल में चित्रकला के क्षेत्र में काफ़ी विकास हुआ है। बाबर से लेकर शाहजहां तक के काल तक काफ़ी विकास हुआ है। किसका? चित्रकला का। जहांगीर का दरबार हमेशा चित्रकारों से भरा रहता था। हुमायूं जब ईरान के शाह के दरबार में थे तो वहाँ वह अनेक चित्रकारों के संपर्क में थे। कुछ प्रमुख चित्रकारों में सैयद अली तबरेजी, ख्वाजा अब्दुल समद, जगन्नाथ केशुलाल आदि थे। अकबरनामा, पंचतंत्र, महाभारत आदि पुस्तकों को भी चित्रित किया गया है, सभी पर चित्रित। चलिए मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ, जिससे आपको समझ में आएगा कि मुगल काल में कैसा चित्र उकेरा जाता था। ये देखिए, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, यह आपका उस समय का तस्वीर है। उस समय जो है अच्छी अच्छी तस्वीर दीवारों पे, पेड़ों पे, शिलालेखों पे उत्कीर्ण किए जाते थे, पत्थरों पर उकेरा जाता था। तो चित्र बनाने की परंपरा अभी से ही नहीं है, बहुत पहले से है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको टॉप 5 प्रश्न बताया है, जो कि आपके लिए एग्जाम
काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो जुड़ रहिए हमारे साथ, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।